नमस्कार दोस्तों, प्रोटॉन टेक्निकल क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार अभिनंदन है। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों पिछले वीडियो में देखा गया था, परमिटिविटी के बारे में समझा था, विद्युतशीलता के बारे में। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ा के चलते हैं, कूलाम का नियम पढ़ते हैं। इसमें और भी बेसिकली सीखेंगे परमिटिविटी के बारे में। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास है आपकी कूलाम का नियम। कूलाम का सबसे पहले कूलाम का वैज्ञानिक ने क्या बताया था? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कहीं दो स्तर बिंदु आवेश, ठीक है, दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे हम क्या बोला? कूलाम का नियम। क्या बोला मैंने? दो स्तर आवेश, जैसे मान लो मैं एक मेरे पास Q1 आवेश है, दूसरा मेरे पास क्या है आपका Q2 आवेश। दो स्तर आवेश, क्या बोला मैंने? दो स्तर आवेश, आवेश क्या आपके स्तर बिंदु है। दो स्तर आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हमने क्या बोला? कूलाम का नियम। सारी चीज समझना दोस्तों, पक्का क्वेश्चन आता है। आपके सामने मैंने दो आवेश लिए हैं, Q1 और Q। इनके मध्य कौन कार्य करेगा आपका? इनके मध्य कार्य करेगा आपका फोर्स, मतलब एक बल कार्य करेगा। क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा। वो बल आपका क्या हो सकता है? वो बल आपका प्रतिकर्षण भी हो सकता है और वो बल आपका आकर्षण भी हो सकता है। मतलब रिफ्लेक्शन एंड अट्रैक्शन, दोनों बलों में कोई सा बल भी हो सकता है और दोनों ही बलों में क्या होगा? दोनों ही बल क्या करेंगे, चाहे आपका प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो। इस बल का कितना मान आ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये कूलाम ने बताया था। मैंने आवेश लिया Q1 और Q2, इनके मध्य कुछ ना कुछ यहां से लेके यहां तक क्या है? R डिस्टेंस, मतलब कुछ ना कुछ क्या इसके मध्य दूरी। तो देखते हैं क्या बताया था कूलाम ने। दूसरी चीज, कूलाम का नियम स्तर विद्युत क्षेत्र में ही लागू होता है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने? कूलाम का नियम स्तर विद्युत क्षेत्र में ही लागू होता है। दूसरा पॉइंट है, कूलाम का नियम को हम व्युत्क्रम वक्र का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वक्र का नियम भी कहते हैं या बता सकते हो। कूलाम का नियम व्युत्क्रम वक्र के नियम की पालना करता है। जो अभी एक मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, पहले समझ लो एक बार। क्या पॉइंट लिखा मैंने? कूलाम का नियम स्तर विद्युत क्षेत्र में लागू होता है। दूसरा पॉइंट, कूलाम का नियम को व्युत्क्रम वक्र का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं इनके मध्य का फोर्स कैसे कार्य करेगा। पहला संबंध बताया इसने कि इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। आवेश का मान जितना गुना बढ़ेगा, आपका फोर्स का मान भी क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया? इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल का मान इनके मध्य की दूरी पर भी निर्भर करेगा। तो मैंने लिख दिया ये दूरी। पहला नियम क्या है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरी बात क्या है? आवेशों की मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। क्या बताया? उनके दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। तीसरा क्या बताया? कि यहाँ का बल, अब देखो, इस R और इन दोनों आवेशों के मध्य, मतलब इनके बीच में आपका कौन सा पदार्थ रखा हुआ है या किसके सापेक्ष रखे हुए हैं, उन पर भी क्या होगा? ये फोर्स निर्भर करेगा। अतः मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? के भी क्या होगा? ये समानुपाती। के यहाँ पे क्या चीज? यहाँ पे के है, पिछले वीडियो में पढ़ाया था मैंने,
कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये नियतांक मान है, ये एक नियतांक मान है जो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है कि कौन सा माध्यम आपने लिया है, कौन सा रख रहे हो, इसके हिसाब से क्या होगा आपका फोर्स का वैल्यू प्राप्त होगी। अब जैसे हम आगे लेते हैं इस फॉर्मूले को, पहले भी पढ़ा है मैंने पिछले वीडियो में, कि यहाँ पे क्या है 1/4 एप्सिलॉन, पिछले वीडियो में पढ़ाया k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन है आपकी परमिटिविटी, क्या है परमिटिविटी, या बोल सकता हूं विद्युतशीलता। क्या बोला मैंने, परमिटिविटी या विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है आपकी परमिटिविटी, विद्युतशीलता। इसको जैसे आगे बढ़ोगे आप, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, वायु की विद्युतशीलता गुणा सापेक्ष विद्युतशीलता का गुणनफल, या बोल सकते हैं वायु की विद्युतशीलता और रिलेटिविटी परमिटिविटी का गुणनफल ही क्या होती है आपकी वास्तविक विद्युतशीलता। यहाँ पे क्या आपकी है वास्तविक विद्युतशीलता है, या बोल सकते हो कुल विद्युतशीलता है, जो किसका गुणनफल होती है वायु की विद्युतशीलता या निरपेक्ष, और दूसरी क्या लेंगे एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है रिलेटिविटी परमिटिविटी, मतलब किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता का मान, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या बता सकता हूं एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12 फेरेड प्रति मीटर। क्या बताया मैंने, एप्सिलॉन नॉट का क्या बताया वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12 फेरेड प्रति मीटर। कई बार शॉर्ट एग्जाम पूछा हुआ है कि एप्सिलॉन 0 या निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान बताइए, और दूसरी बच गई आपके सामने एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या है, ये है रिलेटिविटी परमिटिविटी, मतलब आपकी आपेक्षित विद्युतशीलता। क्या है आपेक्षित विद्युतशीलता। अब इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है पदार्थों में। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, एक बार इसको समझ लेना, दोबारा से नोट कर लेना किस चीज को, या हमारे नोट्सों में कंप्लीट चीजें मिल जाएगी आपको। से पढ़ेंगे इसको। रिलेटिविटी परमिटिविटी, मैं यहाँ पे कुछ सामग्री ले रहा हूं आपके सामने, या पदार्थ ले रहा हूं, इसमें इसका मान क्या होगा हर जगह अलग अलग होगा। से मैं पहले बात करूं आपकी वैक्यूम, मतलब बात करूं कि निर्वात के सापेक्ष, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, निर्वात के सापेक्ष परमिटिविटी का मान बताइए, या निर्वात के सापेक्ष रिलेटिविटी परमिटिविटी का मान बताइए। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1, क्या आएगा 1, या बोल सकता हूं इकाई होती है। दूसरी बात करूं मैं एयर की, मतलब हवा, हवा में इसका मान क्या हो जाएगा 1.0005। क्या लिखा मैंने 1.0058। ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं रिलेटिविटी परमिटिविटी, मतलब किसी पदार्थ के सापेक्ष देखा जाए तो उसका मान अलग अलग है। बात करूं मैं आपके सामने माइका, अब्रक, इसकी वैल्यू क्या होती है, लगभग इसका मान क्या होता है 2 से 6 होता है। बात करूं मैं यहाँ पे जल की, तो जल में इसका मान कितना होगा 81। बात करूं मैं यहाँ पे कंडक्टर, चालक में इसका मान क्या होगा अनंत होगा। तो देखो सबसे कम वैल्यू पूछा जाए तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है निर्वात की। ये पहले ही पढ़ाया था कि हम विद्युतशीलता की सबसे कम मान या न्यूनतम वैल्यू
किसमें होती है? निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और देखो क्वेश्चन है मैं आपके सामने दे रहा हूं। निम्नलिखित में से निर्वात के सापेक्ष, निम्नलिखित में से निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता को दर्शाता है। क्या क्वेश्चन लिखा मैंने? निम्नलिखित में से निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता है या कौन सा मान दर्शाता है? मैंने पहला ऑप्शन क्या लिखा? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर। मैंने बी ऑप्शन लिखा 1, सी ऑप्शन लिखा मैंने 1.0085 और मैंने डी ऑप्शन लिखा फेरेड प्रति मीटर। पहला ऑप्शन क्या लिखा मैंने? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर। फिर बी ऑप्शन लिखा मैंने 1, तीसरा लिखा 1.0085। तो अधिकांश इसमें आंसर क्या करते हैं? क्या ये पता रहता है कि निर्वात की देर, इसका मान सर ने बताया एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर। ये आंसर क्या होगा आपका? गलत, क्योंकि ये बोल रहा है निम्नलिखित में से निर्वात के सापेक्ष, मतलब निर्वात की रिलेटिविटी पूछ रहा है, मतलब निर्वात के सापेक्ष पूछ रहा है। और निर्वात के सापेक्ष देखा जाए तो विद्युतशीलता का मान क्या आएगा आपका? 1 आएगा। क्या आएगा मान? 1 आएगा। या आपसे शॉर्ट में पूछे कि निर्वात में विद्युतशीलता का मान बताइए, तो आंसर क्या देना आपको? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर। एक पूछ रहा है निर्वात के सापेक्ष, यदि सापेक्ष की बात कर रहा है तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। क्या आएगा आंसर आपका? 1। और देखो रिलेटिविटी परमिटिविटी क्या है? एक विमाहीन राशि है। क्या है? मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती है। पूछा जाए आपको एग्जाम में विद्युतशीलता का मात्रक बताइए, यदि आपकी विद्युतशीलता का मात्रक पूछे और दे रहा है सापेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक बताइए, तो क्या बताओगे आप? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। पर बात करें निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान बताइए, तो वहां पे मात्रक बताइए, तो आंसर क्या देना है? फेरेड प्रति मीटर होगा, या तो ऑप्शन में या आपका होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन अभी डीएमआर में पूछा गया 2019 में। तो लगभग आंसर बच्चों ने क्या किया है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर, क्योंकि वो आंसर क्या है? गलत है, क्योंकि निर्वात के सापेक्ष पूछ रहा है। और अभी बताया मैंने यार यहाँ पे क्या है? रिलेटिविटी परमिटिविटी, मतलब सापेक्ष। आंसर क्या आएगा निर्वात का? 1 होगा। क्या आएगा? 1.5305, क्योंकि ये एक ही माध्यम की दो पदार्थ है, तो इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। एक ही माध्यम के दो अनुपात है, इसका क्या है? इसकी विमाहीन राशि है। उसको याद रहेगी चीजें। कहां तक पढ़ा नियम आपने? नियम तक पढ़ा। F बराबर प्रथम आवेश द्वितीय आवेश उनके मध्य की दूरी गुणा, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? K। F बराबर Q1 गुणा Q2 बटा D स्क्वायर गुणा K का मान कितना बताया था अभी? 4/5 एप्सिलॉन। F बराबर Q1 गुणा Q2 बटा D स्क्वायर बटा 4/5 एप्सिलॉन। क्या यहाँ पे? परमिटिविटी है। इसका गुणनफल है वायु की और किसी भी के पदार्थ के माध्यम।
आगे लिखा मैंने F बराबर Q1 गुणा Q2 बटा डी स्क्वायर गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर। आंसर क्या आएगा आपका न्यूटन। तो कूलॉम के नियम के अनुसार ये फोर्स किन किन पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनकी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती और उनके माध्यम पर या के पर डिपेंड करता है। कोई फॉर्मूला पूछे तो ये लास्ट फॉर्मूला है इसका, एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर 4 पाई पहला आवेश, दूसरा बटा डी स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन शॉर्टली पूछ लेते हैं। यदि आवेश के मान को 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यदि आवेश के मान को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य का फोर्स बताइए। तो आंसर क्या आएगा, फोर्स भी क्या होगा आपका 2 गुना ही बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, क्योंकि किसमें है, समानुपात में है। पूछ ले कि कूलॉम के नियम के अनुसार कौन सा संबंध सत्य है, तो उनकी दूरी डी स्क्वायर के समानुपाती, विलोमानुपाती, डी के तो हमेशा बताना है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, फोर्स दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि यदि दूरी का मान में 2 गुना कर दूं, मतलब 2r कर दिया। अब मेरी दूरी क्या हो रही है, जब 2 गुना बढ़ रही है, मेरे यहाँ पे आवेश रखे हुए दूरी 1 मीटर है। अब जैसे मैं दूरी क्या कर रहा हूँ, 2 मीटर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2 मीटर कर रहा हूँ। तो जैसे दूरी बढ़ रही है तो आपका फोर्स क्या होगा, कम होगा। फोर्स क्या होगा, कम होगा। लेकिन वो फोर्स किसमें होगा, हमेशा 2 गुना फोर्स कम होगा। क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, डी स्क्वायर, अर्थात आपका फोर्स क्या होगा, 4 गुना कम होगा। क्या होगा आपका, यदि आप दूरी 2 गुना बढ़ा रहे हो तो फोर्स क्या होगा आपका 4 गुना कम होगा। क्योंकि देखो ये आवेश यहाँ तक का एक आपका विद्युत क्षेत्र है, इसका यहाँ तक का एक क्षेत्र है। अब जैसे आप आवेशों को क्या कर रहे हो, दूरी बढ़ा रहे हो, तो इनके मध्य का आवेश भी क्या होगा, कमजोर होगा वहां का। क्योंकि पहले यहाँ तक इनका क्षेत्रफल था, कहाँ तक है इनका आवेश का, यहाँ तक फील्ड बना रहा है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स का मान घटेगा। बात करें कि दूरी को r2 कर दिया जाए, मतलब 2 गुना कम कर दिया जाए। अब जैसे दूरी 2 गुना कम हो रही है तो फोर्स क्या होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या होगा, फोर्स पहले की अपेक्षा 4 गुना बढ़ जाएगा फोर्स। क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, वायु की अपेक्षा यदि आप कोई माध्यम ले रहे हो, यहाँ पे कोई मान लो मैंने जल रख दिया, तो पहले मैं एयर की बात करता हूँ, बाद में माध्यम की बात करता हूँ। तो कोई भी पदार्थ रखने के बाद में यहाँ का फोर्स क्या होगा, वायु की अपेक्षा फोर्स क्या होगा, कम प्राप्त होगा। यदि आप इन्हीं आवेशों के मध्य पहले एयर थी, अब आप कोई पदार्थ रख रहे हो, तो आप देखोगे और पाओगे कि यहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, पहले की अपेक्षा क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। यहाँ का फोर्स क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने जैसे ही माध्यम रखा, क्या रखा आपने, जैसे ही माध्यम रखा तो वो वहां के आवेश को क्या कर रहा है, वहां के फील्ड को क्या कर रहा है, वो कमजोर कर रहा है। क्या कर रहा है वहां के फील्ड को, जब फील्ड कमजोर हो रही है तो आपका फोर्स भी क्या होगा, कमजोर होगा। ये पहले ही पढ़ाई थी मैंने कि जैसे जैसे आपका एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फोर्स का मान क्या होगा, घटेगा। और सबसे कम एप्सिलॉन का मान किसमें होता है, विद्युतशीलता का मान एयर में होता है। सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगा आपका, एयर में लगेगा। मैं बात करूं आपके सामने कि चालक में, किसमें, चालक में विद्युतशीलता का मान बताइए। तो ये पता है कि जब चालक में एप्सिलॉन का मान, सॉरी चालक में फोर्स का मान बताइए। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि मेरे पास से 2 आवेश है और उन दोनों आवेशों के मध्य यदि मैं एक चालक प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य का फोर्स बताइए। आवेश है मेरे पास, मैंने क्या रख दी, चालक प्लेट रख दी, तो F बराबर 1/एप्सिलॉन r। जब इस एप्सिलॉन r का मान कंडक्टर में क्या है, अनंत है। क्या कंडक्टर में अनंत है, विद्युतशीलता का मान अनंत है, तो यहाँ फोर्स का मान क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। यदि 2 चालकों के मध्य, सॉरी 2 आवेशों के मध्य यदि आपने एक चालक प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य का फोर्स क्या होगा, हमेशा 0 होगा। जबकि आपकी चालकता, सॉरी जबकि आपकी परमिटिविटी क्या होगी, वहां पे अनंत होगी। अब जैसे मैं बात करूं एयर की, यहाँ पे मैं एयर का ले रहा हूं 1.0085,
तो एयर में सबसे कम या निर्वात में सबसे कम होता है, तो वहां फोर्स का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा। कहां पे होगा? सबसे ज्यादा हो गया। बता सकता हूं कि उचालकों में विद्युतशीलता का मान कम होने का उनके मध्य फोर्स क्या होता है? वहां का बढ़ जाता है। क्वेश्चन रटोगे आंसर नहीं मिलेगा, इस चीज को समझोगे तो आपको कम से कम 10-20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। ये समझ में आई? कूलॉम के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला बनता है। अब हम देखते हैं, मैं बोल रहा हूं कि इसका मात्रक क्या होता है। मैंने बोला कूलॉम न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक बोला मैंने फेरेड प्रति मीटर। क्या बोला मैंने? फेरेड प्रति मीटर। ये देखते हैं कैसे इनका मान आया। बहुत इजी तरीके से। कोई भी समस्या या परेशानी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो वॉल्यूम की समझ में नहीं आ रही है, पहला पॉइंट देखते एक बार हम। दो आवेश है, इनके मध्य यहाँ पे क्या है? वैक्यूम में लिख सकता हूँ एयर है, तो यहाँ का कुछ ना कुछ क्या है? डिस्टेंस है। तो यहाँ का फोर्स बताइए आप। तो मैं लिख सकता हूँ एफ एयर। क्या लिखा मैंने? वायु के मध्य मेरे दो छोटे गोले आवेशित रखे हुए हैं, तो उनके मध्य का फोर्स बताइए। मैं लिखा एफ एयर बराबर, वही लिखना है, प्रथम आवेश दूसरा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती गुणा यहाँ पे के यहाँ पे क्या है? नियतांक वैल्यू है। तो लिख सकता हूँ Q1 गुणा Q2 बटा डी स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है आपके सामने? 4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, क्योंकि साफ साफ पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे मेरे सामने माध्यम कौन सा है? वैक्यूम रखा है मैंने, एयर रखी है, तो यहाँ पे रिलेटिविटी परमिटिविटी कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे एफ एयर बराबर Q1 गुणा Q2 बटा डी स्क्वायर गुणा 4 पाई। इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की घात -12 फेरेड प्रति। क्या मान होता है इसका? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 गुणा 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर। अब इसको आगे जैसे हम इसको हल करेंगे, Q1 गुणा Q2 बटा डी स्क्वायर गुणा 1 बाई, को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई 8.85 को, तो इसका आंसर आएगा 111.859। और ये घात किसकी है? माइनस की, तो यहाँ किसकी हो जाएगी? ये उसकी घात 12 किसकी हो जाएगी? पॉजिटिव। बराबर आंसर किस में आएगा? न्यूटन में। एफ एयर बराबर Q1 गुणा Q2 बटा डी स्क्वायर गुणा, अब जैसे इसमें मैं भाग लगाऊंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1000 गुणा 10 की घात 9 बटा 111 पॉइंट पे मान आएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका मान कितना आएगा? पहले देख लेना, इसका मान आएगा 8.99। कितना आएगा? 8.99। तो मैं लिख सकता हूँ एफ एयर बराबर Q1 गुणा Q2 बटा डी स्क्वायर। मतलब इसका मान कितना हो गया? 9 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 9 गुणा 10 की घात 9। जी मैं बात कर रहा हूँ एयर की, बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एफ एयर हवा के मध्य, तो Q1 गुणा Q2 बटा डी स्क्वायर गुणा 9.10 की घात 9। इससे एक और इक्वेशन समझोगे आप। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? यदि वायु के मध्य रखे हुए आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल का। वही मेरे पास दो आवेश है, इनके मध्य Q का मान कितना है? 1 कूलम।
और Q2 का मान भी कितना है 1 कूलम। यहाँ की दूरी कितनी है 1 मीटर। यदि आप दो समान आवेश आप दो समान आवेश को यदि मुक्त अंतराल के मध्य, यहाँ पे क्या है मुक्त अंतराल क्या है माध्यम आपका, मुक्त अंतराल के मध्य 1 मीटर की दूरी पे रख रहे हो, दो आवेशों को आप वायु के मध्य या मुक्त अंतराल में 1 सेंटीमीटर की दूरी के मध्य रख रहे हो और आवेश का मान दोनों का मान क्या है समान है, तो उनके मध्य कार्य करने वाला बल या उन पर लगने वाले बल का मान होगा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल प्राप्त होगा या बल अनुभव करेंगे। ऐसा क्यों? अभी मैंने पढ़ाया एफ एयर बराबर, देखो इधर यहाँ पे Q1 का मान कितना है 1, Q2 का मान भी कितना है आपके सामने 1, यहाँ पे R का मान भी कितना है 1 गुणा, अभी जस्ट ही पढ़ाया ये चीज 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहाँ पे ये आंसर क्या है आपका फोर्स 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल उत्पन्न होगा या बल अनुभव करेगा यदि आप मुक्त अंतराल में दो समान आवेश को 1 मीटर की दूरी पे रख रहे हो। तो जैसे ही ये रखोगे तो आप कितना बल लग रहा है 9 गुणा 10 की घात 9 बल लग रहा है। इसे क्या बोलोगे आप 1 यूनिट फोर्स या आवेश बोल सकते हो, 1 यूनिट चार्ज बोल सकता हूं, 1 इकाई कूलम आवेश या 1 यूनिट फोर्स पैदा होगा। क्या होगा 1 यूनिट फोर्स पैदा होगा यदि आप दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी के मध्य मुक्त अंतराल हवा में रख रहे हो, तो वहां पे 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल पैदा होगा। ये चीज हार्ड मत समझना भाई, सर इतनी गहराई में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, जो स्टेक्टर 2018 में पूछा हुआ है वो लगभग 90% बच्चों का गलत ही हुआ है, क्योंकि आप जिस चीज को कभी पढ़ोगे ही नहीं वो वैसा आंसर क्या जाएगा आपका गलत जाएगा। क्वेश्चन क्या था हवा में, क्या क्वेश्चन है हवा के मध्य रखे गए हवा के मध्य रखे गए दो छोटे गोले हवा के मध्य रखे गए दो छोटे गोले आवेशित जिन पर क्रमशः 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम व 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश है। कितना है? हवा के मध्य रखे गए दो छोटे गोले आवेशित जिन पर क्रमशः 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश है और वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके मध्य कार्य करने वाले बल का मान बताइए। क्या पूछा? फोर्स का मान, मतलब बल का मान बताइए। तो कैसे हल करोगे? वो आपको पता है कि यहाँ जब वो हवा की बात कर रहा है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए कि एयर में सर ने क्या बताया था, प्रथम आवेश गुणा द्वितीय आवेश बटा डी स्क्वायर और गुणा 9 गुणा 10 की घात 9। देखो 9 गुणा 10 की घात 9 तो फिक्स वैल्यू रहेगी आपकी। मेरे को करना क्या है, पहला आवेश कितना है 3 गुणा 10 की घात -7, दूसरा आवेश क्या है 2 गुणा 10 की घात -7 और बटा आपके सामने दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी आपकी दे रखी है सेंटीमीटर में, जबकि आपको दूरी हमेशा किस में लेनी है, मीटर में। किस में लेनी है? मीटर में लेनी है। तो क्या करना पड़ेगा आपका 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या लगेगा मेरे यहाँ पे
इसका मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर। आगे करते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9 क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड टू क्या हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस की 14, क्योंकि घात क्या है आपस में जुड़ जाएगी, समान वैल्यू की है, बटा 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, बटा इसका क्या हो जाएगा आपका 10,000। जीरो से क्या गई आपकी 0, जीरो से अभी क्या गई 1 0, 2 जीरो क्या जाएगी आपकी ऊपर, यहाँ पे पहले जीरो कितनी है, जब जैसे ये जीरो ऊपर जाएगी तो घात किसमें हो जाएगी, ये माइनस की 14 है तो कितनी हो जाएगी माइनस की 16। मैंने लिख दिया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, इधर लिख देता हूं मैं, चित्र समझ में है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, अब पे क्या दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस 14 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो क्या ही नीचे लग रहे हैं बिंदु, तो कहां से जाएगी ऊपर के भी किसकी हो जाएगी माइनस की 16, और बटा यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 9। तो देखो यहाँ 9 से क्या हो गया 9 कैंसिल हो गया, जब यहाँ पे 10 की घात 9 पॉजिटिव है, 10 की घात 16 यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 6 गुणा 10 की घात 7। आंसर क्या है आपका 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन का बल वहां पे कार्य करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में कब आएगा, जब आप पूरे कूलॉम के नियम को गहराई से पढ़ोगे, इक्वेशन सहित पढ़ोगे। इसे पढ़ा है मैंने, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है आपको। 9 गुणा 10 की घात 9 कहाँ काम में लेनी है, जहां अगला कह रहा है हवा के मध्य, मतलब यहाँ हवा के मध्य रख रहा है, तो आपको एक ही चीज पॉइंट आनी चाहिए कि फोर्स क्या आएगा आपका 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा प्रथम आवेश गुणा द्वितीय आवेश बटा डी स्क्वायर, उनके मध्य की दूरी का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आराम से बेसिक इस चीज को पढ़ो, पढ़ेंगे हम। अभी मैंने पढ़ाया एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या मैं बता सकता हूँ कि एप्सिलॉन 0 की इकाई मैंने क्या बताई फैराड प्रति मीटर, या बता सकता हूँ क्या बताया मैंने कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये फैराड प्रति मीटर कहाँ से आया, ये फैराड प्रति मीटर ही इकाई क्यों लिखते हैं हम विद्युतशीलता की। देखो इधर थोड़ा पढ़ते हैं पहले, वर्क मींस कार्य, कार्य किसे कहते हैं आगे पढ़ेंगे बेसिक से कार्य को, बट यहाँ थोड़ा समझते हैं पॉइंट। कार्य किसे कहते हैं, ये कोई आपकी एक वस्तु है, क्या आपकी ये वस्तु है, ये ए बिंदु पे है और आप कहां लेके जा रहे हो इसको बी बिंदु। जब किसी वस्तु को आप ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहे हो तो किसका यूज करोगे आप, ये पावर कौन सी यूज करोगे। तो मैंने क्या किया, एक फोर्स क्या लगाया, यहां से मैंने क्या लगाया फोर्स लगाया, एक वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जितना बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, और वो कितनी दूरी तक विस्थापन डिस्टेंस कितनी दूरी तक लेके जा रहा है, उनका गुणनफल ही क्या होगा उस कार्य के या उस वस्तु का कार्य कहलाएगा। तो W बराबर में क्या लिख सकता हूं F गुणा, और यहाँ पे F क्या है फोर्स, जो हमेशा F यहाँ पे क्या है बल, जो हमेशा किस में आएगा न्यूटन में। यहाँ पे S क्या है विस्थापन, या बोल सकता हूँ दूरी, जो हमेशा किस में आएगी मीटर। तो W बराबर क्या इकाई होगी इसकी न्यूटन मीटर, क्या होगी कार्य का इकाई या मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर। क्या बता सकता हूँ 1 न्यूटन मीटर बराबर किसके बराबर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है 1 जूल के बराबर, किसके होता है 1 जूल के बराबर होता है। और आगे पढ़ेंगे हम, समझ आ गई 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल।
1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। एक बार क्वेश्चन पूछे सो डायरेक्टली 1 वोल्ट इसके बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। दूसरा लिख सकता हूं 1 जूल बराबर कूलम वोल्ट। 1 जूल किसके बराबर होता है? कूलम वोल्ट। किसके बराबर होता है? कूलम वोल्ट या वोल्ट कूलम के बराबर होता है। और यहां से जब मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि 1 कूलम बराबर, क्या पूछा मैंने? 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? जूल प्रति वोल्ट। क्या बताओगे? जूल प्रति वोल्ट। मैंने इक्वेशन लिखी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, या 1 जूल बराबर 1 वोल्ट कूलम, या 1 कूलम बराबर 1 जूल प्रति वोल्ट होता है। दूसरा समझो 1 फेरेड बराबर, क्या बताया मैंने? 1 फेरेड बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हो 1 फेरेड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट। क्या हो सकता है? कूलम प्रति। 1 फेरेड की वैल्यू क्या है? 1 कूलम प्रति वोल्ट। या बता सकता हूं 1 कूलम बराबर 1 फेरेड वोल्ट। क्या लिख सकते हैं हम? 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर क्या बताया? 1 फेरेड क्या होता है? कूलम प्रति वोल्ट। एक बताया 1 कूलम बराबर क्या होता है? फेरेड वोल्ट। और यहां बताया 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो जूल प्रति कूलम। शॉर्ट लिख सकते हो 1 वी बराबर जूल प्रति कूलम। और यहां क्या होता है? 1 फेरेड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट। 1 कूलम प्रति वोल्ट। तो अब देखते हैं हम इसका मात्रक। सूत्र क्या बनाया अभी? F बराबर प्रथम आवेश द्वितीय आवेश डी स्क्वायर गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन। आपको मान किसका निकालना है? इकाई किसकी निकालनी है आपको? एप्सिलॉन नॉट की। तो मैं यहाँ पे करता हूँ उसको मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट गुणा फोर्स गुणा डी स्क्वायर गुणा 4 पाई बराबर में क्या आ जाएगा? प्रथम आवेश और द्वितीय आवेश। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? एप्सिलॉन नॉट। तो ये सभी मान क्या होंगे आपके? दोनों आवेशों के डिवाइड में चले जाएंगे। तो प्रथम आवेश गुणा द्वितीय आवेश बटा एफ गुणा डी स्क्वायर 4 पाई। और 4 पाई क्या है? ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक मान है, जिसको मैं ऐसे हटा सकता हूं। लिखा एप्सिलॉन 0 प्रथम आवेश द्वितीय आवेश एफ गुणा डी स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? एफ गुणा डी स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर किस में आएगा? आवेश कूलम में। ये भी किस में आएगा? कूलम में। हमेशा बल किस में आता है? न्यूटन में। दूरी किस में आएगी? मीटर स्क्वायर में। तो आपके सामने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो मैंने पिछली क्लास में कई बार बोल रहा हूँ कि विद्युतशीलता का मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बोल रहा हूँ मैं? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे लिखा एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम गुणा कूलम बटा मैंने लिखा यहाँ पे न्यूटन मीटर गुणा मीटर। देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा तो मैं लिख सकता हूँ ना मीटर गुणा मीटर लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम गुणा कूलम। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? दृष्टि पढ़ाया है कि 1 न्यूटन मीटर। क्या पढ़ाया है? 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है?
1 जूल की। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जूल गुणा मीटर। देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब इसका मतलब क्या पढ़ा आपने, कूलाम गुणा कूलाम, तो मैं लिख दिया यहाँ पे कूलाम बटा जूल गुणा मीटर। तो मैंने बटा में क्या लिख दिया फिर से एक बार, क्या लिख दिया, बटा मैंने क्या लिख दिया, कूलाम लिख दिया। तो देखो जूल प्रति कूलाम, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है, 1 वोल्ट की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलाम प्रति वोल्ट गुणा आपका मीटर। सही है, समझ में आ रही है चीज कि यहाँ पे जूल प्रति कूलाम की जगह वोल्ट क्यों लिखा, अभी पढ़ाया है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। अब देखो आगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलाम प्रति वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 कूलाम 1 वोल्ट किसके बराबर होता है आपका, 1 फेरेड के बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, फेरेड बटा यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लास्ट में क्या बचा आपका, फेरेड प्रति मीटर। क्या बता दो विद्यार्थियों, फेरेड प्रति मीटर। तो आपका विद्युतशीलता का मात्रक बता सकते हो आप, रिलेटिविटी परमिटिविटी का मात्रक नहीं है, विमायन राशि है। क्या बता सकते हो विद्युतशीलता का मान निरपेक्ष में, F बटा m, यहाँ पे F क्या है, फेरेड प्रति मीटर, या कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये था आपका कूलाम का नियम से पूरा बेसिकली चीज समझा दिए। आशा करता हूँ शायद से क्वेश्चन भी बाहर ले जाएगा, जब बेसिक से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बचा ही कहाँ है। तो इसमें आपके कम से कम यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गए आपके, जो हर एग्जाम में पूछता रहता है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, या सीधा फॉर्मूला याद करने का एक ही तरीका इसका। मैंने लिख दिया 1 वोल्ट बराबर 1, लिखा मैंने लिखा मैंने 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम, और फिर मैंने नीचे अभी क्या लिख दिया, वोल्ट के लिख दिया। क्या लिख दिया, तो देखो क्या लिख सकते हो, JCV, तो जूल प्रति कूलाम तो किसके बराबर हो गया, 1 वोल्ट के, और कूलाम प्रति वोल्ट किसके बराबर हो गया आपका, 1 फेरेड के। तो JCV याद रखिए, JCV जूल प्रति कूलाम तो किसके बराबर हो गया आपका, 1 वोल्ट की, और कूलाम प्रति वोल्ट किसके बराबर हो गया आपका, 1 फेरेड। शॉर्ट याद कर सकते हो आप, रेफरेंस क्वेश्चन पूछते हैं चीजों से। तो एक कूलाम का नियम था, इसमें हम बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम EMF, PD पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका EMF के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपकी विद्युत धारा, रेजिस्टेंस, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे हर चीज को। अब इससे क्वेश्चन पक्का आता है। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, पढ़ी नहीं हमने कोई पहले। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हर स्टूडेंट तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट चीजें पहुंच सके, आने वाली आगामी परीक्षाओं में वो